हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। गाइस, आज है 12 फरवरी और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा बीपीएससी 68th प्रीलिम्स एग्ज़ाम का आज आयोजन कराया गया था। इस क्वेश्चन पेपर में आपसे टोटल 150 क्वेश्चन पूछे गए थे और आज की इस वीडियो में हम इन सभी 150 क्वेश्चंस के आंसर को डिस्कस करने वाले हैं। एकदम सटीक और सही आंसर्स हम यहाँ जानेंगे, इसीलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आप इस क्वेश्चन पेपर का सही सॉल्यूशन प्राप्त कर सकें। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कंकाल के बे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और मोड़े जा सकते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा डेट इज ऑप्शन सी, कार्टिलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन में क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं। कौन कौन से ऐसे पार्टनर होते हैं जो एक साथ रहते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही आंसर होगा शैवाल और कवक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे पूछा गया है, मादा एनाफिलिस को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आधा स्तर की सतह के समांतर। क्वेश्चन नंबर 4, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोश का प्रकार क्या है? तो देखिए, हमारी बॉडी की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाइट ब्लड सेल, इट मीन्स WBC। तो देखिए, ऑप्शंस में हमें कहीं भी WBC नहीं दिख रहा है, परंतु हमें यहाँ पर लिम्फोसाइट दिख रहा है, तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लिम्फोसाइट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि जो मानव शरीर की मांसपेशियां हैं ये केवल हड्डी को धक्का दे सकती हैं। इसके अलावा बाकी जो ऑप्शंस हैं वो बिल्कुल सही हैं। ये जो ऑप्शन दिया गया है ये गलत है क्योंकि जो मांसपेशियां हैं वो जोड़े में भी काम करती हैं। इसके अलावा सिकुड़ने पर हमारी मांसपेशियां छोटी, सख्त और मोटी भी हो जाती हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, क्योंकि हमें गलत बताना था, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, 20 सेंटीमीटर से फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई गई हैं। वह प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ए, कम चमक वाला एक घोड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये ऑप्शन नंबर डी होगा क्योंकि जो ध्वनि की तीक्ष्णता है यानी इंटेंसिटी है वो ध्वनि की वेलोसिटी, वेग, आयाम और ध्वनि की तरंग दर, इन तीनों ही चीज़ों पर निर्भर करती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये होगा फोटो डायोड। क्वेश्चन नंबर 8 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किस में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो देखिए, जो बॉल बेयरिंग होती है उसका यूज़ हम स्थैतिक घर्षण को रोलिंग घर्षण यानी रोलिंग वाली फ्रिक्शन में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फुटबॉल के एक खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? तो देखिए, जब भी हम फुटबॉल खेलते हैं या फिर हम क्रिकेट की बॉल से खेलते हैं तो जो गोलकीपर या कैच करने के लिए हम अपने हाथों को पीछे की ओर खींचते हैं तो इसके प्रयोग से हम जो बॉल का संवेग है उसके परिवर्तन की दर को कम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण होता है? क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर होगा सी, अल्फा रेज। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट ऑप्शन होता है वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान कर रखना। जैसे हमारी जो अर्थ है वो सन के चारों ओर सराउंड करती है, ठीक है, इसके चारों ओर चक्कर लगाती है, तो सन की तरफ से जो केंद्राभिमुखी बल लग रहा है ये इसके लिए जिम्मेदार होता है ताकि ये इसके चारों ओर घूमती रहे। इसके अलावा सन के द्वारा ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगता है
यही हमारा केंद्राभिमुखी बल कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल भी शामिल होता है? देखिए, गतिज ऊर्जा से जब ऊष्मा ऊर्जा में कन्वर्टन होता है तब ही यहाँ पर जो घर्षण बल है वो कार्य करता है, क्योंकि फ्रिक्शन के बाद ही हीट एनर्जी डेवलप्ड होती है यानी प्रोड्यूस होती है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है, तो बस में बैठे यात्री किस ओर झुकेंगे? तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, बाईं ओर। देखिए, जब बस दाईं ओर मुड़ती है अचानक से, तो जो बस में बैठे यात्री हैं वो बाईं ओर झुकते हैं, क्योंकि जो उनका स्टैटिक यानी स्थिर पोस्चर होता है वो तो बिल्कुल अपने स्थान पर होता है, लेकिन इनका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है बॉडी का वो अपोजिट डायरेक्शन में मुड़ जाता है यानी झुकता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट ऑप्शन होगा ध्वनि की इंटेंसिटी यानी ध्वनि की तीव्रता। क्वेश्चन नंबर 15 का सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। 16th क्वेश्चन, पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का एक उदाहरण क्या होता है? तो देखिए, पदार्थ के जिस रूप का कोई भी निश्चित आयतन और आकार नहीं होता है वो होता है पदार्थ का द्रवीय अवस्था। तो इस क्वेश्चन में जो द्रवीय अवस्था दी गई है ये है मिट्टी का तेल। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं, वाटर एंड सॉल्ट फॉर्म करते हैं। इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण कौन कौन से होंगे? तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट ऑप्शन होगा Al2O3 एंड ZNO। तो क्वेश्चन नंबर 17 का बी ऑप्शन सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस इफेक्ट से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? तो देखिए, ये जो गैस होती है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एंड मीथेन तीनों ही यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती हैं, इसीलिए क्वेश्चन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर डैश गैस मुक्त करते हैं। तो देखिए, कौन से जो धातु अम्ल होते हैं जो धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर गैस मुक्त करते हैं, मतलब कौन सी गैस यहाँ पर रिलीज होती है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, CO2। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, HOOC COOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है? तो देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ग्रुप दिया हुआ है हमें COOH। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑक्जेलिक एसिड। या तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं HCOOH का होल ट्वाइस, या फिर COOH और यहाँ पर इस तरह से आप इसे लिख भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, आपको 3 परख नलियाँ दी गई हों, उनमें से एक में आशुद्ध जल है यानी डिस्टिल्ड वाटर है और अन्य 2 में से एक में एसिडिक विलयन और दूसरे में बेसिक विलयन है। इनमें से किस में लाल लिटमस नीला हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, तो जिसमें क्षारीय विलयन है उसमें जो हमारा लाल लिटमस है वो नीला हो जाता है, जबकि यदि एसिड में हम डालते हैं तो नीला लिटमस जो होता है वो रेड हो जाता है। फिलहाल क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, क्षार सही है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? तो जो एसिटिक एसिड होता है इसकी जो गंध होती है वो सिरके के समान होती है और एसिटिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है डेट इज CH3COOH। क्वेश्चन नंबर 23 है, शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, रीज़न है क्योंकि कोई भी यहाँ पर H3O प्लस आयन मौजूद नहीं होंगे। लिटमस केवल H3O आयन की उपस्थिति में रंग ही बदलता है। तो यानी यदि अगर H3O प्लस आयन उपस्थित नहीं है तो यहाँ पर कोई भी रंग नहीं बदला जाएगा। 23 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, यहाँ पर हमें विषम का पता लगाना है यानी जो ऑड है उसका पता लगाना है। तो देखिए, फल का पकना, सीमेंट की सेटिंग,
कोयले का जलना और उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 24 का बी ऑप्शन, सीमेंट की सेटिंग एक और यहाँ पर जो आंसर है वो दिया जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखेंगे उनकी जो बुद्धिक चालकता है वो समान होती है, बिल्कुल नहीं होगी। हीरे और ग्रेफाइट में काफ़ी अंतर है। दूसरा, उनके पास जो क्रिस्टल संरचना है वो समान है, ये भी नहीं होता है। हीरे की जो क्रिस्टल होती है वो चतुष्कोणीय होती है, यानी उसके पास जो समान डिग्री की कठोरता है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। जो हीरा होता है वो ग्रेफाइट की तुलना में अधिक कठोर होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा 25 का ई। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, किस्म परिवर्तन के कारण जो रंध्र होते हैं वो या तो खुलते हैं या फिर बंद होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए कोशिकाओं में जैसी पानी की मात्रा होगी कम होगी तो जो रंध्र हैं वो बंद होंगे, लेकिन यदि पानी की मात्रा ज़्यादा होगी तो रंध्र खुल जाएंगे, ताकि जो एक्स्ट्रा वाटर है वो इवापोरेशन के माध्यम से एनवायरनमेंट में चला जाए। तो 26 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के डैश तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है, यानी जो सनलाइट आती है उसमें 7 कलर होते हैं जिन्हें आप जानते हैं विबग्योर के नाम से। तो इस विबग्योर में से कौन से कलर होते हैं जो क्लोरोफिल के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, रेड एंड ब्लू कलर, लाल और नीले रंग। क्वेश्चन नंबर 27 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पर, निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है, यानी कौन सा जोड़ा है वो करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दिया हुआ है, पर्णवृंत हैं, ये पत्ती को तने से जोड़ते हैं, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 का ये ऑप्शन करेक्ट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, इसका कारण क्या है। तो देखिए किस रीज़न से जो पेड़ों में पानी होता है वो काफ़ी ऊंचाई तक भी पहुंच जाता है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, इवेपोरेशन। क्वेश्चन नंबर 29 हो गया है, सी ऑप्शन का करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे प्रतिकृति के योग्य बनाता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, डीएनए और आरएनए दोनों की प्रेजेंस। क्वेश्चन नंबर 30 का ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, शब्द डायरी के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, चाहे उनके अर्थ हों या फिर ना हों। देखिए इस क्वेश्चन को आप कुछ इस तरह से कर सकते थे। यहाँ पर आप देखेंगे तो डायरी में 5 लेटर शामिल हैं, तो आप इसे लिख सकते हैं 5, कुछ इस तरह से हैं। और इसे आप जब खोलेंगे तो ये खुलकर आएगा क्या, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, एंड ये वैल्यू होगी 5 4 × 20, 23 × 60, 62 × 120। तो यहाँ पर 120 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो 31 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को आपको चुनना था। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये रीजनिंग पार्ट है और इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर 44 में से 37 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, 44 - 37, और जब इसमें हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल कर आएगा 49। और सेम इसी तरह जब नीचे हम थर्ड में 58 में से 53 को सब्ट्रैक्ट करते हैं और 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये निकल कर आता है कितना, 35। सेम इसी तरह हम करेंगे इस वाले पार्ट में, तो क्या होगा 52 - 41 × 7, तो जब इसे घटाएंगे तो ये होगा 11, और 11 × 7 होता है 77। तो यहाँ पर 32 का करेक्ट ऑप्शन होगा सी, 77। क्वेश्चन नंबर 32 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 33 क्वेश्चन देखिए, दी गई श्रृंखला में समान पैटर्न का अनुसरण करते हुए लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 33 का यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन निकल कर आता है ये है ऑप्शन नंबर ए, 428। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है, किसी कूट भाषा में यदि फास्टर को इतना लिखा जाता है, फास्टर को ये लिखा जाता है, एक्चुअली यहाँ पर जो एफ है उसका अपोजिट होता है यू,
एफ को हम 6 से डिनोट करते हैं इसका, एंड यू का नंबर होता है 21। अब यहाँ पर 21 की जगह 22 लिखा गया है, तो क्या लिखा गया है, एक बढ़ाकर 22। सेम इसके बाद जो ए है, ए का होता है प्लेस वैल्यू 1, और यहाँ पर क्या लिखा गया है 2, यानी एक प्लेस वैल्यू बढ़ा दी गई है। फिर हम बात करें एस की, तो एस की जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है 19। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए मॉन्ग को कैसे लिखा जा रहा है, तो एम की जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है 13, है ना। तो यहाँ पर 13 में 2 को ऐड कर दिया है तो क्या हो गया है 15। फिर देखिए ओ का होता है 15 प्लेस वैल्यू, इसमें 1 ऐड किया है तो ये कितना हो गया है 16 हो गया है। इसके बाद एन का कितना होता है 14 ही होता है, ये सेम रखा गया है। यहाँ पर देखिए गाइड को हम कैसे लिख सकते हैं, तो सबसे पहले हम जी को 7 लिखते हैं। 7 का जी का अपोजिट क्या होता है टी होता है 20 में हम ऐड करेंगे 1 तो ये हो जाएगा 21। इसके बाद आप यू देखिए, ये कितना हो जाएगा, यू हो जाएगा हमारा 21 में हम 1 को ऐड करते हैं तो ये 22 हो गया। यहाँ पर हमें मैच कर रहा है। आई का जो अपोजिट होता है इंडियन रेलवे यानी आर को हम शो करते हैं किससे 18 से, जबकि हमें एक ऐड करके आगे बढ़ाना है, इट मीन्स 19 लिखना होगा। तो देखिए यहाँ पर ये मैच कर रहा है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 34 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, एक आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है और इसका परिमाप जो है वो 26 सेंटीमीटर है, तो इसकी भुजाएं सेंटीमीटर में क्या होंगी। तो चलिए हम इसको ऑप्शन से करते हैं। यदि हम क्षेत्रफल की बात करें जो कि है 30 वर्ग सेंटीमीटर, तो ये तो सभी में आ रहा है, लेकिन अब हम परिमाप की बात करते हैं तो क्या यहाँ पर परिमाप सही होगा। पहला ऑप्शन देखिए 35 का ए ऑप्शन जो हम देखने वाले हैं, देखेंगे 10 में जब हम 3 को ऐड करते हैं 13 एंड 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये निकल कर कितना आता है 26, और ये हमारा क्या हो गया है परिमाप। इट मीन्स जो 26 सेंटीमीटर है उसके लिए जो भुजाएं होने वाली हैं आयत की, ये होंगी 10 एंड 3, तो 35 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% की छूट देता है जिसका मार्क प्राइस इट मीन्स अंकित मूल्य 400 रुपये है। यदि वह 10% GST लेता है तो उस वस्तु का अंतिम मूल्य क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले उस वस्तु का जो हमारा मार्क प्राइस है वो कितना है 400 है, एंड उस पर 10% का डिस्काउंट दे रहा है। 10% का डिस्काउंट देगा तो वैल्यू क्या आने वाली है, सेलिंग प्राइस SP जो आने वाला है वो आएगा आपका 400 इंटू 9/10, इट मीन्स 90/100। 20 से 20 कैंसिल आउट, ये होगा 360 रुपीज़ में वो वैल्यू SP आने वाला है। लेकिन यहाँ पर वस्तु का जो GST है वो भी लग रहा है, कितना लग रहा है 10%। तो 10% GST किस पर लगता है, GST तो लगेगा जो हमारा सेलिंग प्राइस है उसी पर। 10% GST लगा कि कितना हो जाएगा, तो 360 इंटू 110/100, इसे आप डिवाइड कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, और ये निकल कर आएगा आपका 396 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 36 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 396 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, निम्नलिखित में शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में सजाइए, यानी आपको बताना है कि पहले यहाँ पर कौन सा पद रखा जाता है फिर कौन सा। तो देखिए इन सभी ऑप्शंस में सबसे बड़ा जो पद है वो राष्ट्रपति का है, इसीलिए सबसे पहले 2 आएगा। फिर इसके बाद होता है उपराष्ट्रपति का पद, 2 के बाद 1 आएगा। फिर यहाँ पर जो पद होता है वो होता है प्रधानमंत्री का, तो ये होगा 4। फिर यहाँ पर होता है 214, यदि आप देखें ऑप्शन में तो ये मैच कर रहा है और सी ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अध्यक्ष का पद होता है जो लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा अध्यक्ष होते हैं। फिर इसके बाद होता है सांसद का पद, तो ये यहाँ पर जो सही ऑप्शन जा रहा है डेट इज सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, रेशमा अपनी संपत्ति का 1/4 एक धर्मार्थ संगठन को देती है और बची हुई संपत्ति को अपने 3 बच्चों में बराबर बांटती है। प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली संपत्ति का भाग क्या होगा। लेट से यदि रेशमा के पास कोई भी 400 रुपये हैं, ठीक है, लेट करते हैं 400 रुपये हैं, और उसने जो 1/4 भाग है इट मीन्स जो 100 रुपीज़ है वो किसे बांट दिया है, यानी वो धर्मार्थ संगठन को दे दिया है। अब उसके पास जो राशि बची हुई है जो कि है 300 रुपये, वो अपने 3 बच्चों में बराबर बांटने वाली है। तो हर एक बच्चे को यहाँ पर मिलेंगे 100 रुपये। देखिए प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली संपत्ति का भाग यहाँ पर पूछा गया है कितना है। देखिए
जो 100 रुपये हैं जो हर एक बच्चे को मिल रहे हैं 3 में से प्रत्येक को, तो ये टोटल उसके पास जो मनी थी कितनी थी 400 रुपये, उसका कौन सा भाग होगा, तो ये इसका निकल कर आता है 1/4 यानी 1/4 भाग। तो क्वेश्चन नंबर 38 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ पर हमें असत्य कथन को बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है स्टेटमेंट है प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है, ये सही स्टेटमेंट है। दूसरा प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, ये भी सही स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट है प्रत्येक समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो सही ऑप्शन आपका जाता है कौन सा कथन असत्य है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ई ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, कुछ सदस्यों के एक परिवार में बी कहता है कि आर मेरी बहन ए की पुत्री है जो टी की इकलौती पुत्री है, एक्स टी और जेड की संतान है जो एच की दादी या नानी है, के एम की माँ है जो एच की इकलौती बहन है, एक्स अविवाहित है और एस ए की जीवन साथी है, तो के का एस से किस प्रकार का संबंध है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बहनोई, देवर या फिर साला की पत्नी। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41 का ए ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, जिला फोरम उन शिकायतों पर विचार करता है जहां वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप किसी भी लिमिट की जो शिकायत है, किसी भी लिमिट की यानी कि कोई भी मनी हो कितनी भी, उस पर ये विचार करता है और आपकी शिकायत का समाधान भी करता है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 41 का ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। असत्य ही हमें छांटना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है। देखिए हमारी जो पंचायत समिति है वो त्रिस्तरीय होती है और ये जो है ना ये ब्लॉक स्तरीय निकाय के संचालन में सहायता करती है। क्वेश्चन नंबर 42 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 43 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा, डेट इज राष्ट्रीय विस्तार सेवा। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 44 का जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन नंबर बी, डेट इज ब्रिटेन। तो देखिए कानून के समक्ष जो समता का विचार है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, तो 44 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा। तो देखिए हमारा जो भारतीय संविधान है इसे बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। इसलिए क्वेश्चन नंबर 45 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये जो बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है जो बहुत ही ईजी है, जो पूछा गया है इस बार की 68th बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी है। तो देखिए जो राज्य का मंत्रिपरिषद होता है ये सामूहिक तौर पर राज्य की विधानसभा यानी राज्य की जो विधानसभा है उसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 73वें संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया, किस चीज़ का किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 47 का यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन निकल कर आता है फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है, निर्णय लेने की शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया। राज्य में के अंदर जो शक्तियाँ थीं वो केंद्र के राज्य की कई सारे डिपार्टमेंट हैं उनको भी मिली, कई स्तरों पर इन शक्तियों का बांटा गया। फिर इसके बाद दूसरा ऑप्शन आपका दिया गया है पूर्ण व्यवस्था का, व्यवस्था भी राज्य की अलग और राज्य में शहरों की अलग और ग्रामीण की अलग की गई। फिर इसके बाद जो थर्ड है न्यायिक शक्तियाँ, तो ये इनका विभाजन नहीं किया गया। जबकि फोर्थ यहाँ पर स्टेटमेंट है प्रशासनिक शक्तियों का, ये भी विभाजन किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 47 का सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होता है, जिसमें आपका 1, 2 और 4 तीनों दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है। तो यहाँ पर देखेंगे 48 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में एक से अधिक। तो देखिए राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व शामिल है भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य का, नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्यों का भी, इसके अलावा अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से
चुने गए सदस्यों का भी प्रतिनिधित्व राज्यसभा में शामिल होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 48 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 का जो करेक्ट ऑप्शन है इसका है सही आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि भारत में जो कॉलेजियम प्रणाली है ये भी भारत के सुप्रीम कोर्ट यानी एससी से बिलोंग करती है। इसके अलावा अपीलीय क्षेत्राधिकार यानी अपीलीय अधिकार क्षेत्र और मूल अधिकार क्षेत्र ये तीनों ही भारत के सुप्रीम कोर्ट से संबंध रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 50 क्वेश्चन देखिए, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 50 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, 21 ईयर। यानी यदि आप ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान के पद पर चुनाव लड़ना चाहते हैं तब आपकी जो न्यूनतम एज है ना वो 21 ईयर होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 51 की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है वर्ष 2020 और 22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत पर बिहार में दर्ज की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो करेक्ट ऑप्शन है ये निकल कर आएगा बी, 4% ग्रामीण क्षेत्रों में और 6.5% शहरी क्षेत्रों में। 51 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर बढ़ते हैं, अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है। तो देखिए यहाँ पर जो अधिकतम कर उद्योग जिले में है वो है पूर्णिया जिला, जहाँ पर काफ़ी सारे कर उद्योग हैं। तो 52 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 53 है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार सर्वेक्षण नंबर 5 के अनुसार बिहार के लिंग अनुपात में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। यह 2015-16 में टेस्ट से बढ़कर 2020-21 में इतना हो गया है। तो यहाँ पर आपको क्लियर यहाँ पर डेटा मेंशन करना है। तो 53 क्वेश्चन का जो यहाँ पर डेटा दिया गया है ये है 1062 से जो बढ़कर अब हो चुका है 1090। तो क्वेश्चन नंबर 53 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि स्टेट का जो जीडीपी होता है ये जीएसडीपी में वृद्धि दर कितनी परसेंट रही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2.5% की वृद्धि दर यहाँ पर देखने को मिली है। क्वेश्चन नंबर 54 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट ऑप्शन होगा अर्थव्यवस्था का जो व्यावसायिक ढांचा ऊपर से स्थिर है ये बिल्कुल सही होगा, बल्कि ये जो ऑप्शंस हैं ये गलत होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 55 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, SEZ अधिनियम 2005 के उद्देश्य क्या होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 56 का करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर बी, इट मीन्स फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो देखिए जो SEZ सेज होता ना है ये जो आपका अधिनियम 2005 है इसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं, अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का उत्पादन करना, वस्तुओं और सेवाओं के लिए निर्यात को बढ़ावा देना, इसके अलावा रोजगार सृजन यानी रोजगार का निर्माण करना। तो क्वेश्चन नंबर 56 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 57 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया। तो क्वेश्चन नंबर 58 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, SVS राघवन कमेटी, यानी 58 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, सूचीबद्ध को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूचीबद्ध में यहाँ पर क्रांतियों के नाम हैं और सूची 2 है संबंधित उत्पादन से। तो देखिए धूसर क्रांति, तो जो धूसर क्रांति है ये संबंधित है उर्वरक यानी फर्टिलाइजर से, तो ए का 4 से मैच होगा। दूसरा है गुलाबी क्रांति, तो गुलाबी क्रांति का संबंध है प्याज के उत्पादन से, तो बी का 1 से संबंध होगा, ए का 4 एंड बी का 1। थर्ड यहाँ पर है रजत क्रांति, तो जो रजत क्रांति है इसका संबंध है अंडे के उत्पादन से, तो सी के लिए मैच करेंगे हम 3। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन निकल कर आ रहा है 4, 1, 3 और लास्ट में 2, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी। तो क्वेश्चन नंबर
60 का करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर डी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इनमें से कोई भी जो हमारी पंचवर्षीय योजना आई थी, 5 ईयर प्लान आया था, ये मानव संसाधन विकास पर केंद्रित नहीं थी। तो क्वेश्चन नंबर 60 का ई ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अप्रैल से सितंबर 2022 के दौरान उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई इक्विटी के रूप में प्राप्त किया है? तो देखिए, जो हाईएस्ट एफडीआई प्राप्त करने वाला स्टेट है वो है कर्नाटका। तो 61 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा करी है? तो यहाँ पर 62 का जो करेक्ट ऑप्शन निकल कर आएगा ये होगा यूनियन बजट 1993-94। 62 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। तो पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? क्वेश्चन नंबर 63 का करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें आपका विकास और आधुनिकीकरण शामिल नहीं था, आत्मनिर्भरता और साहित्य शामिल था। सो 63 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन है जो सर्वेक्षण करता है? तो क्वेश्चन नंबर 64 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा, NSSO। ठीक है, ये जो संगठन है ये गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए सर्वेक्षण करता है। क्वेश्चन नंबर 65 है, भारत का व्यापार संतुलन यानी जो ट्रेड बैलेंस है माल और सेवाएं दिसंबर 2022 अंतिम के लिए तकरीबन कितनी है? तो 65 का करेक्ट ऑप्शन होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से सारे ही जो ऑप्शंस हैं वो क्या हैं? गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 66 की ओर बढ़ते हैं। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था? तो क्वेश्चन नंबर 66 का ई ऑप्शन करेक्ट होगा, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण की वजह से इस्तीफा दे दिया था? तो देखिए, राजनीतिक कैदियों को इन्होंने छोड़ा था, इस वजह से इन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। तो 67 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जो जान है वो बचाई थी? तो क्वेश्चन नंबर 68 का यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन निकल कर आता है ये है बतक मियाँ। तो 68 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 69 देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो क्वेश्चन नंबर 69 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, श्री स्वामी विद्यानंद। तो क्वेश्चन नंबर 69 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 का जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन नंबर सी, बंगाल विभाजन के दौरान, जब सन 1905 में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इट मीन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का जो झंडा है वो किसने फहराया था? तो देखिए, भारत के लिए जो स्वराज का झंडा है ये फहराया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा, जिन्हें हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 का सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 72, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, निज़ाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्य थे में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था, उसका नाम क्या था? देखिए, क्वेश्चन नंबर 72 का करेक्ट ऑप्शन होगा प्रज्ञा मंडल आंदोलन। यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन से जो कथन हैं जो सही नहीं है? तो 73 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा, डेट इज वर्ष 2021 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये गलत है और हमें गलत ही छांटना था, इसलिए 73 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 74 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा, अल हिलाल नामक पत्रिका है जो कि अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा संपादित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन से भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की है? तो क्वेश्चन नंबर 75 का करेक्ट ऑप्शन होगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। इट मीन्स ये जो सारे ही हैं, जैसे ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थितियों को बदलने और संघर्ष करने के लिए लोगों से आग्रह करके। इसके अलावा दूसरा और तीसरा ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं।
क्वेश्चन नंबर 75 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन हैं जो कि सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 76 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ पर ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये गलत है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर जो 2 है ये बिल्कुल सही है। और यहाँ पर जो है हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया, प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। तो ये यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन निकल कर आता है ऑप्शन नंबर 76 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं। एक सन्यासी जो फिजी में गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र किया जा रहा है वह कौन है? तो 77 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बाबा रामचंद्र जी। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए जो हरिजन संघ है इसकी स्थापना की गई थी जी महात्मा गांधी जी के द्वारा सन 1932 में 1932 में। 78 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? तो देखिए 79 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये ए होगा, जून 1948 तक। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने करी थी? तो देखिए जो स्वराज दल की स्थापना है ये बिहार में करने वाले व्यक्ति थे श्री कृष्ण सिंह। इनके द्वारा बिहार में स्वराज दल की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 80 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 81, इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि भी अर्पित करेगा? तो क्वेश्चन नंबर 81 का जो करेक्ट ऑप्शन है, हिस्ट्री से क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, बी ऑप्शन करेक्ट होगा शेर खान। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किन के द्वारा स्थापित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 82 का जो करेक्ट ऑप्शन है ये है बी ऑप्शन, डेट इज धर्मपाल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? देखिए सर जेम्स डेविड शिफ्टन ये बिहार के फर्स्ट राज्यपाल थे, प्रथम गवर्नर थे। देखिए यहाँ पर जो गवर्नर पूछे गए हैं इसमें ये यहाँ पर नहीं मेंशन किया गया है कि आज़ादी के बाद या पहले, तो हम जो पहले वाले ही गवर्नर हैं उनको ही लेंगे, आज़ादी से पहले वाले। तो 83 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा सर जेम्स डेविड शिफ्टन, डेट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन थे? तो देखिए इस बुक के जो लेखक थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो क्वेश्चन नंबर 84 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? देखिए बिहार का जो सबसे पुराना गिरजाघर है ये है पादरी की हवेली। तो 85 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, इनका जन्म बिहार के किस शहर में हुआ था? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 86 का जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन नंबर सी, बिहार के भागलपुर में कुमुदलाल गांगुली जी का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 87 का सही आंसर देखते हैं। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? क्वेश्चन नंबर 87 का जो करेक्ट ऑप्शन है डेट इज ए। देखिए प्राचीन काल में जो गंगा का दक्षिण क्षेत्र है इसको अनर्थ के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 88, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 88 का जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी इनमें से जो भी ऑप्शन दिए हैं ये सभी गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करते हैं। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? तो क्वेश्चन नंबर 89 का जो करेक्ट ऑप्शन है ये है सी, रुद्रदामन के द्वारा इस जो आप देख रहे हैं सुदर्शन झील और एक कृत्रिम जलाशय इनकी मरम्मत कराई गई थी। क्वेश्चन नंबर 89 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 90, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास जो गढ़वा मंदिर है इसमें बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? देखिए क्वेश्चन नंबर 90 का करेक्ट ऑप्शन है बी, ये जो मूर्तियां हैं ये गुप्त कला की काल की हैं और ये उसको प्रदर्शित करती हैं। 90 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है?
तो क्वेश्चन नंबर 91 का जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन नंबर सी, पानी का द्वितीय युद्ध टीपू सुल्तान और मराठा। तो ये जो ऑप्शन है वो गलत है। बाकी आप देखेंगे तो हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया था। वहीं पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 92, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या फिर चौधरी, ये जो पद है इसका इस्तेमाल किन के लिए किया जाता था। देखिए दिल्ली सल्तनत के दौरान ये जो पद है मुकद्दम या चौधरी का, ये राजस्व अधिकारी के लिए किया जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 92 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, तबकात ए अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से भी अधिक विश्वसनीय माना जाता है, ये किसके द्वारा लिखी गई थी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 93, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये है निजामुद्दीन अहमद। तो देखिए तबकात ए अकबरी ये किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के नागालपुरम की एक उप नगरीय बस्ती की स्थापना करी थी। तो 94 का करेक्ट ऑप्शन होगा ए, डेट इज राजा कृष्णदेव राय। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 95 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल। क्वेश्चन नंबर 95 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 96, इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोगों का नेतृत्व किया था। तो देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच में जो इंटरनेशनल बाउंड्री खींची गई थी तो उसके सीमा आयोग का नेतृत्व करने वाले थे सिरिल रैडक्लिफ। तो क्वेश्चन नंबर 96 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, किसने बंगाल में महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत करी थी। तो देखिए बंगाल में जो महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली है ये शुरू करने वाले व्यक्ति थे हेल्ट मैकेंजी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह को कहाँ से प्रारंभ किया था। तो देखिए जो विनोबा भावे जी थे इन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह को प्रारंभ किया था सर्वप्रथम पवनार में महाराष्ट्र से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 के सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, 1918 में मॉन्टफोर्ट सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष यानी सप्रू, जयकर और चिंतामणि टूट गए और जिन्होंने गठन किया। तो इन्होंने किस नए संगठन का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 99 का करेक्ट ऑप्शन होगा इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था। तो देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 100 का यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन देखेंगे। सबसे पहले एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए बिल्कुल ही ये लक्ष्य नहीं था कैबिनेट मिशन का, सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए। तो जी हाँ, ये इसका मेन उद्देश्य था। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग के ब्यौरों पर काम करने के लिए। बिल्कुल गलत। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 100 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है कदीराबाद, दरभंगा में। अगला क्वेश्चन है 102, वर्ष 2019 और 2020 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की जो प्रति व्यक्ति आय है वो सबसे कम है। तो क्वेश्चन नंबर 102 का करेक्ट ऑप्शन होगा शिवहर डिस्ट्रिक्ट। 102 का बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 103 है, वर्ष 2020-21 के लिए नीति आयोग SDG रिपोर्ट के अनुसार बिहार का जो स्कोर है वो कितना रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 103 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 100 में से 52। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है। तो देखिए कि जो खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में इसमें फर्स्ट टाइम इंक्लूड किया गया है ट्रैक साइकिलिंग गेम को। तो 104 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 105, निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग से सम्मानित किया गया है। देखिए जो 2002 अगस्त की हम बात करें तो इस वक्त जो मिथिला मखाना था इसे भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग से सम्मानित किया था बिहार के लिए। क्वेश्चन नंबर 105 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा मिथिला मखाना। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए,
निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 106 का करेक्ट ऑप्शन होगा लंगट सिंह कॉलेज में जो खगोलीय वेधशाला खुली हुई है उसको। तो 106 का बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 107 देखिए, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान यानी BRAP द्वारा वर्ष 2020 में व्यापार करने में आसानी में बिहार ने 36 राज्यों में कौन सी रैंक हासिल की थी? तो क्वेश्चन नंबर 107 का यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है 25वीं, 23वीं या 24वीं। तो इनमें से कोई भी रैंक है जो बिहार ने प्राप्त नहीं की थी, इसलिए 107 का ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 देखिए, 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया था? तो देखिए, सीएम नीतीश कुमार जी के द्वारा 28 नवंबर 2022 को गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किया था राजगीर जो प्लेस है उस जगह पर, जिसे आप राजगृह के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर इस योजना का प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 108 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 109 देखिए, निम्नलिखित में से किस एसोसिएशन या फिर बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा करी है? तो ये है BCCI, इट मीन्स बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, इट मीन्स भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 109 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 110 देखिए, पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेज़ी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का जो स्तर है वो %% था, जो बढ़कर वर्तमान में %% हुआ है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है डेट इज ऑप्शन नंबर बी, 11.3% से बढ़कर जो हुआ है 15.3%। क्वेश्चन नंबर 110 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 111 देखिए, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 111 का जो सही आंसर है ये है शिक्षा मंत्रालय, जिसे पूर्व में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 111 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 112 क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण यानी MTSI कार्य को पूरा किया है? क्वेश्चन नंबर 112 का करेक्ट ऑप्शन होगा ए, इट मीन्स 576। क्वेश्चन नंबर 113 देखिए, निम्नलिखित में से किस समिति ने 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी है? तो ये जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है ये किसके द्वारा की गई है? किरीट पारिक समिति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 113 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 114 देखिए, निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त शहर रैंक से सम्मानित नहीं किया गया था? तो यहाँ उस शहर का नाम बताना जिसे नहीं किया गया था सम्मानित। क्वेश्चन नंबर 114 का करेक्ट ऑप्शन होगा भोपाल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 115 देखिए, प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा जिसका नाम है डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो क्वेश्चन नंबर 115 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ईटानगर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 116, किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSAI द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 116 का करेक्ट आंसर होगा बी, हिमालयी याक। क्वेश्चन नंबर 117 देखिए, भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 117 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीनगर में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 118 का आंसर, भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस IIT में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया है? तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा ये जो आप देख पा रहे होंगे परम कामरूप सुपर कंप्यूटर, इसकी सुविधा का उद्घाटन किया गया था गुवाहाटी IIT में। तो क्वेश्चन नंबर 118 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 अक्टूबर 2022 को मनाए गए 90वें भारतीय वायुसेना दिवस पर 80 वायुयानों के घंटे भर का हवाई प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये है सुखना झील, चंडीगढ़ में। अब देखिए
क्वेश्चन नंबर 120, भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह या फिर नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 120 का करेक्ट ऑप्शन है सितंबर में। क्वेश्चन नंबर 121, चीन के तियांगगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के हाल ही में लॉन्च किए गए अंतिम मॉड्यूल का नाम क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 121 का करेक्ट ऑप्शन है मैंगटियन। क्वेश्चन नंबर 121 का ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा था? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माउना लोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे हाल ही में उनके उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार मिला था? तो क्वेश्चन नंबर 123 का करेक्ट आंसर होगा सेहान करुणा तिलक, जो कि श्रीलंका के हैं। क्वेश्चन नंबर 124 देखिए, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम क्या थी? तो देखिए, अंतरिक्ष और निरंतरता, ये विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम रखी गई थी, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 125 देखिए, निम्नलिखित में से किस लेबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन सफलता का दावा किया था? तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये है लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी, जिसके द्वारा ऐसा दावा किया गया था कि उन्होंने नाभिकीय संलयन कर लिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 125 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 126 देखिए, कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए, ये इस बार जो है ना वो कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा पूछ लिया गया है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन निकल कर आएगा डेट इज पर्मा क्राइसिस। 126 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 127 देखिए, निम्नलिखित में से किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर स्कॉप 27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन का शुभारंभ किया है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर निकल कर आता है ये होगा स्पेन। क्वेश्चन नंबर 127 का करेक्ट ऑप्शन है स्पेन। भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने निहोंशु के लिए जीआई टैग के लिए आवेदन किया था? तो क्वेश्चन नंबर 128 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये है जापान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यह घोषणा की कि उसने अपने इक्विलियस अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? तो क्वेश्चन नंबर 129 का करेक्ट ऑप्शन होगा जाक्सा। एक्चुअली ये जो जाक्सा है ये जापान की जो एजेंसी है, स्पेस एजेंसी, उसका नाम है जाक्सा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 130, अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का क्या नाम है? तो क्वेश्चन नंबर 130 का जो करेक्ट ऑप्शन निकल कर आता है डेट इज ऑप्शन नंबर बी, ऑप्टिमस। अक्टूबर में जो लॉन्च किया गया है टेस्ला का ह्यूमनॉइड रोबोट, इसका जो नाम रखा गया है ये है ऑप्टिमस। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार के अधिकतम जिलों से लगती है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर सी, झारखंड, जबकि कुछ लोग यहाँ पर यूपी भी बता रहे हैं। सही आंसर आपका है झारखंड। क्वेश्चन नंबर 132 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर रेलमार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? क्वेश्चन नंबर 132 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, पीरपंती रेलवे स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 133 देखिए, बिहार में खनिज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 133 फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है। पहला स्टेटमेंट, रोहतास में पायराइट का सर्वाधिक भंडार है, बिल्कुल सही है। दूसरा, चूना पत्थर कैमूर, भभुआ, मुंगेर एवं रोहतास जिलों में पाया जाता है, ये गलत है। थर्ड यहाँ पर जो स्टेटमेंट है, जमुई जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं, तो ये भी सही है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 133 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर देखिए केवल 1 और 3 बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 134, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है? तो क्वेश्चन नंबर जो 134 है इसका करेक्ट ऑप्शन निकल कर आता है ऑप्शन नंबर ए, मोहाना और लीला रिवर। क्वेश्चन नंबर 135 देखिए, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय के बागानों की स्थापना की गई थी? तो देखिए, बिहार में जो पहली बार जो स्थान का नाम यहाँ पर दिया गया है ये है ठाकुरगंज, जहाँ पर
चाय के बागानों की जो स्थापना है वो की गई थी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136। बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 और 11 के अनुसार सही क्रम आपको चुनना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 136, सबसे पहले यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या जो थी वो सीवान में हुई है 10 की जनसंख्या वृद्धि सबसे कम, फिर इसके बाद किशनगंज में और फिर इसके बाद मधेपुरा में। तो यहाँ पर 136 का ये जो क्वेश्चन है ये आपकी जनसंख्या से लिया गया था सेंसस 2011 से। क्वेश्चन नंबर 136 का बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 137। बिहार में कृषि आधारित उद्योग में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो यहाँ पर सबसे अधिक प्रभुत्वशाली जो उद्योग है वो बताना था आपको। गन्ना उद्योग होता है पर इसका प्रभुत्व नहीं है इतना, जबकि अनाज आधारित जो उद्योग हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रमुखता है। तो क्वेश्चन नंबर 137 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 देखिए, एटॉक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में जो सिंधु रिवर है ये अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है? तो देखिए एटॉक में जो अपनी पहाड़ी यात्रा है ये अंत करके सिंधु रिवर अफगानिस्तान की एक काबुल नदी है उससे जाकर जुड़ जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 138 का सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन्यजीव अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया था? तो देखिए ये जो अभियान है इसका नाम है प्रोजेक्ट टाइगर, जो कि 1973 में शुरू किया गया था। इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है ये है बी ऑप्शन, प्रोजेक्ट टाइगर। क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं, क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो बिल्कुल ट्रुथ है यानी ट्रू है? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया है, इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 13 किलोमीटर है। ये तो बिल्कुल सही यहाँ पर कथन दिया हुआ है। दूसरा, यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, बिल्कुल गलत है। सबसे निचली परत कहेंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा यहाँ पर है, इस परत का जो तापमान है वो ऊंचाई के साथ बढ़ता जाता है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। तो इस हिसाब से ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 13 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 141 देखिए, पेंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहा जाता है? देखिए जो पेंजिया है उसका टूटा हुआ दक्षिणी महाद्वीप है तो उसको हम जानते हैं गोंडवाना लैंड के नाम से। 141 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 142, आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित हैं? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये है उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव। रिलेटिवली देखेंगे तो जो आपका आर्कटिक क्षेत्र है वो उत्तरी ध्रुव में है, वहीं जो आपका अंटार्कटिका महाद्वीप है ये दक्षिणी ध्रुव में है। तो क्वेश्चन नंबर 142 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं लगती हैं? तो क्वेश्चन नंबर 143 का जो करेक्ट आंसर है ये है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 144, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है जिसमें ज्वार नदमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ और नमक दलदल व मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप हैं वो शामिल हैं? क्वेश्चन नंबर 144 का जो करेक्ट ऑप्शन है डेट इज मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 144 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 145 देखिए, कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो देखिए जो कोपेन की वर्गीकरण योजना है इसके अकॉर्डिंग यूपी एंड बिहार CWG प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 145 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 146 देखिए, भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील या फिर किलोमीटर तक समुद्र में फैली हुई है? तो क्वेश्चन नंबर 146 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर समुद्री मील लगभग 19.9 किलोमीटर, ये तो बिल्कुल गलत है। सेकंड ऑप्शन समुद्री मील लगभग 25.9 किलोमीटर, बिल्कुल गलत है। फिर इसके बाद है आपका 12 समुद्री मील डेट इज 21.9 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 146 का सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 147 देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों से समृद्ध है? तो क्वेश्चन नंबर 147 इसका बढ़िया आंसर, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है दामोदर नदी घाटी। क्वेश्चन नंबर 148 देखिए, भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए यहाँ पर सही कथन को आपको छांटना है।
उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, बिल्कुल गलत, पहला है। फिर यहाँ पर यह वजन करने वाला उद्योग है, कहाँ से है भाई, कहीं से नहीं है। देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में उभरा है। तो क्वेश्चन नंबर 148 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 149। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा यह ऑप्शन नंबर ए, मैंगो शावर्स। क्वेश्चन नंबर 150 है, वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? तो देखिए जो हमारा वातावरण है ये मेनली दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा ही हीट होता है, यानी हीट प्रोड्यूस करता है। तो गाइस यहाँ पर 150 क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पर अभी तक हमने इस बीपीएससी 68 से प्रीलिम्स एग्जाम के सभी 150 क्वेश्चंस का सही और सटीक सॉल्यूशन प्राप्त कर लिया है। यदि इसके अलावा भी आपका कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो प्लीज़ आप उसे कमेंट में मेंशन जरूर कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में।